की खानदान की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। आज घर के बाहर नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस जांच टीम के इंस्पेक्टर दिनेश गौड़ ने जारी किया है। आजम खान के अहलिया तजीन फातिमा समेत दोनों बेटों के नाम नोटिस जारी हुआ है। मामला जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जा करने के ताल्लुक से है। दफा 160 और 91 के तहत नोटिस जारी हुआ है और उनकी रिहाइश गाह के बाहर इस नोटिस को चस्पा किया गया है। अखिलेश यादव ने पहले कांग्रेस और फिर बीएसपी से इत्तेहाद के बाद यूपी में इंतखाब अकेले लड़ने का फैसला किया है। 2022 में यूपी असेंबली इंतखाब में एसपी अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी। अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए इसकी जानकारी दी। मुहर्रम का त्योहार है, गणेश विसर्जन है, इसलिए 2 दिन के लिए मैं कार्यक्रम स्थगित कर रहा हूं। मैं अगला कार्यक्रम 13 और 14 तारीख का रामपुर का भेजने का काम करूंगा और कहां जाऊंगा ये भी पूरी जानकारी प्रशासन को मैं दूंगा कि सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे न लगाएं। राजनीतिक इतिहास में नेताजी के अलावा किसी बड़े नेता पर इतने मुकदमे एक साथ दर्ज नहीं हुए होंगे। कई ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जिनकी जानकारी किसी को है ही नहीं। 10-10 साल 12-12 साल पुरानी चीजों को खोद करके निकाल करके और प्रशासन अपने दबाव में लेकर के लोगों से कार्रवाई या चिट्ठियां ले रहे हैं। इसलिए अगला कार्यक्रम हमारा 13-14 का होगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है सुरक्षा का इंतजाम करना और वो जानबूझ करके इस तरह का माहौल प्रशासन ने बनाया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि रामपुर में कोई सच्चाई जान ले। और अखबारों के माध्यम से भी ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे पहुंचने से वहां दंगा हो जाएगा। तो आपने देखा कि एसपी सदर अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने अपने रामपुर दौरे को मुलतवी करने की वजह भी बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि वो मुहर्रम और गणेश चतुर्थी की वजह से रामपुर नहीं जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने आपने सुना कि रामपुर इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर वहां के माहौल को खराब किया जा रहा है ताकि सच सामने ना सके। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने न्यूज 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी महज ख्वाब दिखाती है। मोदी सरकार ने अपना 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मजीद मेमन साहब हैं। मेमन साहब, कैसे देखते हैं 100 दिनों को? सरकार का तो दावा है हमने बड़ा काम किया। ये देखिए, 100 दिनों में जो सत्र अब गया है पार्लियामेंट का, सदन में ये दावे किए गए। लोकसभा के स्पीकर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी किया कि ये सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव सेशन रहा और इसमें हमने बड़ी तादाद में बिल पास किए। तो हमने उसी समय इस पर जवाब दिया था कि बिलों की तादाद, संख्या जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं बताती कि कितना सब कंस्ट्रक्टिव रहा। ये नंबर ऑफ बिल्स डज नॉट मैटर मच, द सब्सटेंस ऑफ द बिल, द पर्पस ऑफ द बिल, कि उससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा, कितना, उसको अगर आप देखें तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बिलों को जिस तरह से धकेला गया, जिस तरह से अंधेरे में रखकर विरोधी पक्ष को रातों रात बदले करके बिल बना कर अचानक पेश करके और अरिथमेटिकली नंबर्स को हासिल करके बिलों को पास कर लिया गया है, ये मैं नहीं समझता कोई उपलब्धि। कल प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 370 का खात्मा पहले नंबर पर बड़ी उपलब्धि रही, दूसरे नंबर पर $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ते कदम और तीसरे नंबर पर ट्रिपल तलाक और इसके अलावा भी और भी उपलब्धियां गिनाई सरकार ने। नहीं, देखिए, ये 5 ट्रिलियन की बातें ये सारे ख्वाब हैं जो 2014 से बताए जा रहे हैं। 2014 में एक ख्वाब बताया गया था कि हम साहब काला धन लाकर 15-15 लाख सबको देंगे। क्या हुआ? मुलाजमतें हम इतनी क्रिएट करेंगे हर साल में, क्या हुआ?
महंगाई हम कम करेंगे, क्या हो, सब जगह तो फेल हुई है सरकार। अब उसी चीज़ को अब हम ये 5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं। खैर वो सपनों को छोड़ें, ज़मीनी बात करें हम। अब उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि साहब कितनी तरक्की हुई, इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ी है। अब ये जब ये आंकड़े सामने आने लगे कि भाई 5% पर हमारी जीडीपी आ गई है, हमारी मुलाजमतों की घटत जो हुई है वो एक ऐतिहासिक हुई है आपके राज्य में, और साथ ही साथ इकोनॉमी का प्रोग्रेस क्या हुआ, लोगों को नौकरियां नहीं है साहब, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग परेशान आ रहे हैं, लोग देश छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मैं ये चाहूँगा कि जावड़ेकर साहब अगर उपलब्धियों की बात करते हैं तो वो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि मारुति जैसी कंपनी ने हफ्ते में 2 दिन गाड़ियां बनाने को बंद करने का कारण क्या है। जावड़ेकर साहब कह रहे हैं कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी है वो ठीक है, ये रेगुलर चीज़ है जो कम हो गई है लेकिन ये ठीक हो जाएगी। नहीं, ये तो ठीक है ना, दिलासा तो आप यूँ ही देंगे। जाहिर है आप ये कहेंगे कि साहब वो तो ये जो कमज़ोरियाँ हैं वो वक्ती हैं। हम ये कहेंगे कि अगर आप कुछ एक आध शाइन दिखा देते हो वो वक्ती है, वो ख़त्म हो जाएगी। हकीकत, ज़मीनी हकीकत तो जो है वो उसको आप देखें। मैं तो समझता हूँ कि बड़प्पन किसी नेता का ये होता है कि वो अपनी कमज़ोरियों को देखकर उसे छुपाने की बजाय उजागर करके उस पर काम करे और कहे कि हाँ हम इसको सुधार करेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होता बीजेपी की। चंद्रयान 2 भी सरकार ने अपनी उपलब्धि गिनाया। नहीं, देखिए चंद्रयान 2 बदकिस्मती से हम बहुत करीब जाकर चूक गए, तो उसके लिए तो हमारी सहानुभूति है, साइंटिस्टों के लिए, तमाम अफसरों के लिए पूरी सहानुभूति है। मगर इसे कोई उपलब्धि क्या कहेंगे आप, जब नहीं कर पाए तो आप अब पहुँचे नहीं। मगर हमारी शुभकामनाएं हैं कि दोबारा हम कोशिश करें। तो उपलब्धि हुई नहीं, उस जानिब आपकी कोशिश जारी है और हम चाहते हैं कि वो हो, और वो अगर होगी सफलता उसमें तो वो आपकी सफलता नहीं होगी, साइंटिस्ट की सफलता होगी, देश के 130 करोड़ वासियों की सफलता होगी। कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शशि थरूर के बयान और मसूद अजहर मामले पर कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि शशि थरूर का ये बयान उनका जाती हो सकता है। पुनिया जी, शशि थरूर ने एक बयान दिया है और उस बयान के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस गई तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सवाल ये कि अब तक जो राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे, अलग अलग जो राज्यों में चुनाव थे उस समय भी, तो वही एक माध्यम रहा कांग्रेस का 2019 के चुनाव में हारने का। देखिए, शशि थरूर जी समय समय पर अपना बयान देते रहते हैं। ये उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, वो पार्टी के बयान नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी का सवाल है, हमको इस बात का गर्व है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव जी, और आज तक उस एक ही विचारधारा के ऊपर चलते हैं। चाहे हम सरकार में रहें, चाहे सरकार के बाहर रहें, अपनी विचारधारा से विमुख नहीं होते, अलग नहीं होते। और वैसे टीका टिप्पणी करते ही रहते हैं। मंदिर जाने की बात है, इंदिरा जी भी हमने देखा है, स्वयं देखा है कि वो समय समय पर जब भी समझती थी वो मंदिर भी जाती थी और पूजा पाठ करती थी तो काफ़ी। तो इसके ऊपर अनावश्यक रूप से टीका टिप्पणी करना, हम अपनी जो विचारधारा है उस पर अडिग हैं और अडिग हमेशा से रहेंगे। मध्य प्रदेश में आपके मंत्री हैं गोविंद सिंह, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो महमूद गजनबी है और उनके ग्रैंडफादर की तरह बिहेव करती है बीजेपी। अब मुझे नहीं पता उनके क्या भाव हैं। गोविंद सिंह जी मंत्री हैं मध्य प्रदेश में और वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना मोहम्मद गजनी से करते हैं। उनके किस जीवन के पहलू से ये तुलना करते हैं ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और बेहतर होगा कि ये गोविंद सिंह जी से ही पूरी स्पष्ट किया जाए तो बेहतर होगा। सर, मसूद अजहर को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है जेल से और एजेंडा ये दिया है कि किस तरह से 370 के बाद जो माहौल है जम्मू कश्मीर का, उसमें युवाओं को किस तरह से उकसाया जा सके, किस तरह से वहाँ आतंक को फैलाया जा सके, इस एजेंडे के तहत उसे लगाया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद बौखलाया हुआ है और पूरी दुनिया में
जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उन्होंने कोशिश की, वो किसी ने उनको भाव नहीं दिया और अलग थलग पूरे पड़े हुए। अब वो उनकी कोशिश है कि जैसे तैसे करके अलगाववाद के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से, आतंकियों को घुसपैठ करा के और अशांति पैदा करने का प्रयास करें जम्मू कश्मीर में। और इसीलिए पहले से गिरफ्तार थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण मसूद अजहर उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब चुपके चुपके पाकिस्तान ने उन्हें रिहा कर दिया है। अपना खास एजेंडा दिया है कि हिंदुस्तान में गड़बड़ी पैदा करें। तो इसका संज्ञान तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी हो, पॉलिटिकल सैंक्शन लगानी हो, वो लगानी चाहिए। ये देश में, दुनिया में जो आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, आतंकवाद का केंद्र बिंदु के रूप में कर रहे हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर आज सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेज ने सील कर दिया है। लोगों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। नवी मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र ये इक़दाम किया गया है। इंतजामिया ने मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है। आज और कल किसी भी जुलूस की इजाज़त नहीं रहेगी। वाज़ेह है कि जिला बडगाम में खासी तादाद में शिया तबके के लोग आबाद हैं। बडगाम में आज सुबह सवेरे ही जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंदिशें आयद कर दी गई और तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। खारदार तारे बिछाई गई है और किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आज 9वां मुहर्रम है, हालांकि 6 मुहर्रम से यहाँ पे जुलूस-ए अज़ा का सिलसिला जारी था, लेकिन आज जो जुलूस जो है उस पर पाबंदी आयद की है और जो कल यहाँ पे रोज़ आशुरा का जुलूस निकलने वाला है उस पर भी पाबंदी आयद रहेगी और एडिशनल फोर्सेज को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि अमन कानून को बरकरार रखा जाए। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम। दिल्ली की गीता कॉलोनी में मामूली सी कहासुनी पर गोली चल गई। दरअसल ठेले वाले से कुछ अफराद की बहस हो गई। सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस दौरान फायरिंग भी हुई। इस फायरिंग में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के